हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल और आल्सो नोन एज कन्नौज ट्रायंगल। सो इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 750 टू 900 एडी। सो अराउंड 150 ईयर्स का ये एक स्ट्रगल था जिसको कन्नौज ट्रायंगल भी बोलते हैं बिकॉज ये कन्नौज के लिए लड़ा गया था। सो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राई मतलब तीन और पार्टाइट मतलब parties. So there were three parties to this struggle which were fighting for the Kannauj city. So it is known as tripartite struggle or Kannauj triangle. So what is it? It refers to the series of wars that occurred between the three kingdoms which were the Rashtrakuts, Palas and Pratihars over the city of Kannauj. तो इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि this was the territory of Gujar Pratihars, this was of the Palas and this was of the Rashtrakoot. तो ये तीनों ही इस कन्नौज सिटी के लिए आपस में लड़ रहे थे। सो दे वर फाइटिंग ओवर दिस सिटी ऑफ कन्नौज फॉर ऑलमोस्ट ओवर 150 ईयर्स बिकॉज ये तीनों ही कन्नौज पे अपना कंट्रोल चाहते थे। नाउ व्हाई दीज किंगडम्स वर फाइटिंग फॉर कन्नौज? ऐसा कन्नौज में क्या था कि ये तीनों किंगडम्स जो थी वो कन्नौज के लिए लड़ती रही फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर्स। तो वाई दीज किंगडम्स वर फाइटिंग फॉर कन्नौज? तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट रीजन इज दैट इट वाज लोकेटेड ऑन गंगा ट्रेड रूट which was connected to the silk route, hence it had commercial as well as strategic significance. इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या था कि ये गंगा ट्रेड रूट पे पड़ता था और वो गंगा ट्रेड रूट था जो वो सिल्क रूट के साथ कनेक्टेड था, मतलब ट्रेड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी इसकी। सो दिस वाज द रीजन दे वर फाइटिंग फॉर कन्नौज सिटी। दूसरा रीजन ये था स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कि इट एक्टेड एज अ गेटवे। जो अटैक करते थे, जो इन्वेडर्स थे वो अटैक करते थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब जो पंजाब कश्मीर ये जो रीजन था यहाँ से वो लोग अटैक करते थे। और ये जो कन्नौज सिटी थी इट एक्टेड एज अ गेटवे टू दैट। तो इसका अगर ये उनके कंट्रोल में होती, इनमें से तीनों में से किसी के जिसके भी कंट्रोल में ये कन्नौज सिटी होगी उसके पास ये एक स्ट्रेटेजिक एज आ जाएगा, एक एडवांटेज होगी कि वो कोई फॉरेन इन्वेडर्स को वहाँ पे रोक सकते हैं, उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी था और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी था बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। सेकेंड रीजन वॉज दैट उस टाइम पे इस जगह पे वीक रूलर्स थे जो रूल कर रहे थे ड्यूरिंग द 8th एंड 9th सेंचुरी, हेंस इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू कैच होल्ड ऑफ दिस एरिया। तो हमने पिछले जो एम्पायर्स थे उनमें भी यही देखा था कि जब रूलर्स जो थे वो वीक थे, कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो दूसरे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, एक मौका मिल जाता था कि वो अब इस एरिया पे अटैक करके इसको अपना एरिया घोषित कर दें। सो this acted as an opportunity to catch hold of that area because the rulers who were ruling that area in the 8th and 9th century they were weak rulers. तो उन पे अटैक करके उस एरिया को अपने कब्जे में लेके आना was easier. The next reason was that the city of Kannauj it was a cultural hub जो कि अट्रैक्ट करती थी स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हैंस मेकिंग इट अ डिजायरेबल सिटी और डिजायरेबल लोकेशन फॉर एनी रूलिंग डायनेस्टी। तो कन्नौज जो सिटी थी वो एक कल्चरल हब थी जहाँ पे दूर दूर से स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट आते थे। तो इसलिए हर कोई चाहता था कि ये जो सिटी है ये उनके कंट्रोल में हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लेगेसी ऑफ पावर। Each dynasty they sought to establish its dominance and legacy over the over any particular area. They tend to expand their territorial area so as a symbol of the power. तो अपनी पावर दिखाने के लिए वो लोग इस तरह के अपने एरियाज को बढ़ाते थे बाय कॉन्क्वेस्ट। तो उसी तरह से वो लोग कन्नौज को भी अपने कंट्रोल में लेके आना चाहते थे एज अ सिंबल ऑफ देयर पावर। वो दूसरों को दिखाना चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग हैं बाय कैप्चरिंग द सिटी ऑफ कन्नौज। So each dynasty sought to establish its dominance and legacy as a symbol of power by controlling important cities like Kannauj. So next reason था the location of Kannauj it allowed for a better military organization and logistics which was crucial for launching campaign against the rivals.
तो जो उसकी कन्नौज की लोकेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए एक बेटर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे की जा सकती थी और लॉजिस्टिक्स मतलब सप्लाई चेन्स जो थी वो भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल थी। तो वहाँ पे जो आर्मी होगी, जो मिलिट्री होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। सो विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्चिंग एनी कैंपेन। कैंपेन मतलब जब ये दूसरों पे हमला करते थे। तो एक अच्छी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स इनको कन्नौज एरिया में मिल रही थी, जो कि इम्पॉर्टेंट थी अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए। तो इसीलिए ये लोग कन्नौज सिटी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट डायनेस्टिक राइवलरीज एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन इट फ्यूल्ड द फायर ऑफ दिस वॉरफेयर। जो इनकी आपस में खानदानी दुश्मनी थी, डायनेस्टिक राइवलरीज थी, और साथ में देयर वाज अ क्वेस्ट फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो ये लोग अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे, जितनी भी टेरिटरी इनके पास आती थी उसको और बढ़ाना चाहते थे। फॉर एग्जांपल ग्रीड, जैसे ग्रीड बढ़ता ही जाता है वैसे ही देयर वाज अ ग्रीड फॉर दिस टेरिटरी, तो ये लोग उसको एक्सपेंड करना ही चाहते थे। और साथ में इनकी डायनेस्टिक राइवलरीज भी थी, तो इन दोनों ने फ्यूल किया इस फायर को, इसलिए ये लोग कन्नौज के लिए लड़ते जा रहे थे। ऑल्सो कन्नौज कुड सर्व एज द गेटवे टू द नॉर्दर्न इंडिया। जैसा हमने अभी बोला कि अगर कोई यहाँ पे इन्वेजन होता था, इंट्रूडर्स आते थे, तो वो नॉर्दर्न एरिया से आते थे। तो कन्नौज कुड एक्ट एज अ गेटवे टू द नॉर्थ इंडिया। तो वहाँ पे ये लोग उस अटैक को फेस कर सकते थे और अपने राइवल को हरा सकते थे। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये तीनों किंगडम्स जो थी ये कन्नौज के लिए फाइट कर रही थी फॉर मोर देन 150 ईयर्स। नाउ व्हाट वाज द कोर्स ऑफ दिस फाइट, मतलब ये लड़ाई कैसे चली। तो स्टार्टिंग में क्या था कि पाल किंग धर्मपाल एंड प्रतिहार किंग वत्सराज, इनका लड़ाई हुई पहले, इन सबसे पहले इन फॉर कन्नौज, जहाँ पे जो प्रतिहार्स थे वो जीत गए। तो पाला किंग और प्रतिहार किंग में लड़ाई हुई थी फर्स्ट टाइम पे, और जहाँ पे प्रतिहार रूलर्स जो थे वो जीत गए थे। हाउएवर प्रतिहार्स दे वर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग ध्रुव। तो सबसे पहले पाल किंग और प्रतिहार किंग में लड़ाई हुई जहां पे प्रतिहार जीत गए, बट प्रतिहार्स को राष्ट्रकूट किंग ने हरा दिया। तो अल्टीमेटली अब तक राष्ट्रकूट किंग जो थे उनके पास इसका पावर था। नाउ व्हेन राष्ट्रकूट किंग वाज रिटर्निंग बैक टू हिज साउथ किंगडम, तो उस टाइम पे धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी के थे, ही कैप्चर्ड द कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो जब राष्ट्रकूट किंग ध्रुव जो थे वो अपनी साउथ किंगडम की तरफ जा रहे थे, तो उतने टाइम में जो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल किंग थे उन्होंने दोबारा से कन्नौज पे अपना कंट्रोल कर लिया। बट वो जो कंट्रोल था इट वाज शॉर्ट लिव्ड, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। फाइनली फॉर फाइटिंग फॉर मोर देन 150 ईयर्स, 150 साल से भी ज़्यादा टाइम तक फाइट करने के बाद में फाइनली प्रतिहार किंग नागभट्ट, he won the city of Kannauj and made Kannauj his capital. So Kannauj was made as the capital of Pratihars. तो ultimately Pratihars जो थे वो इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जीते थे। However, this continuous warfare for more than 150 years it drained the resources and made all these dynasties weak in the long run. तो जब ये लगातार ये लोग 150 साल से भी ज़्यादा तक लगातार वॉरफेयर में एंगेज रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होते चले, ड्रेन हो गए रिसोर्सेज इनके, और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये तीनों डायनेस्टीज जो थी वो वीक हो गई। ऑल्दो प्रतिहार जीत तो गए थे, बट इतने सालों की लड़ाई की वजह से इनके जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए थे, ड्रेन हो गए थे, और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये डायनेस्टीज जो थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दिस रीजन। तो इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई विच बेनिफिटेड द इस्लामिक इन्वेडर्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो हमने देखा है जहाँ पे ज़्यादा लड़ाई है, रूलर्स जो वीक हो गए हैं, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फॉर एनी फॉरेन इन्वेडर और सम डोमेस्टिक पावरफुल रूलर। तो उस टाइम पे कोई डोमेस्टिक पावरफुल रूलर तो नहीं था, तो इसीलिए इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इस्लामिक इन्वेडर्स जो मिडल ईस्ट से आ गए और उन्होंने इंडिया में इस्लाम रूल स्टार्ट कर दिया था। ना इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन वाज राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो कि 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में रूल की थी। सो ये जो जगह थी ये हम लोग देख सकते हैं कि ये पहले सतवाहनास की थी, उसके बाद वाकटक्स की, फिर चालुक्यास की, एंड अल्टीमेटली राष्ट्रकूट्स की। सो राष्ट्रकूट्स वर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास, हमने अभी पढ़ा था। दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास हु स्पोक कन्नड़ा लैंग्वेज। इट वाज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग इन 735 AD
Krishna I, he started the construction of Kailashnath temple at Ellora. Now this Kailashnath temple और कैलाश टेम्पल ये जो था ये एलोरा में स्टार्ट किया गया था बनाना बाय कृष्ण वन। तो कैलाशनाथ जो टेम्पल है ये हम लोग अभी देखेंगे। इट वाज एन आर्किटेक्चरल मार्वल और आज भी ये एक इसको जो बनाने का तरीका है दैट इज सम मेथड ऑफ फैसिनेशन। तो इसके ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशंस भी हैं कि ये कैसे बनाया गया था, ये हम लोग अभी देखेंगे। नाउ द अदर किंग्स इंक्लूडेड गोविंद वन, गोविंद टू एंड गोविंद थ्री। और उसके बाद में किंग वॉज ध्रुव, जो हमने पढ़ा कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जिनका रोल था। द ग्रेटेस्ट किंग वॉज अमोघ वर्ष, जिनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 814 टू 878 AD। तो काफ़ी लंबे समय तक अमोघ वर्ष ने रूल किया था एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ Rashtrakutas, who is often known as the Ashoka of South. He is known as the Ashoka of South. So Amogh Varsh of Rashtrakoot dynasty is known as the Ashoka of South because of his emphasis on peace and prosperity. जैसे अशोक ने स्टार्ट किया था अशोक धम, जो कि पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रोपगेट करने के लिए था, वैसे ही अमोघ वर्ष ने भी एम्फेसाइज किया ऑन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसीलिए इनको बोला जाता है अशोका ऑफ साउथ। हाउएवर बाद में ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म। जो अशोका थे वो बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट थे, बट जो अमोघ वर्ष थे ये बाद में जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। एन अरब मर्चेंट सुलेमान, ही कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो अरब मर्चेंट सुलेमान थे उन्होंने अमोघ वर्ष को वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया था। जो बाकी 3 थे वो थे द किंग ऑफ बगदाद, King of China and King of Constantinople. और fourth one was Amogharsh. Now coming on to the significance of राष्ट्रकूट्स। तो राष्ट्रकूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो था वो आर्किटेक्चर में था। एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स दे वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो एलोरा और एलिफेंटा केव्स जो थी वो राष्ट्रकूट टाइम पीरियड में बनाई गई थी। द कैलाशनाथ टेम्पल विच वॉज स्टार्टेड बाय कृष्णा वन इज अ मोनोलिथ, मतलब ये पूरा जो टेम्पल इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ अ सिंगल रॉक। ये एक ही रॉक से बना है, एक ही रॉक को काट काट के ये टेम्पल बनाया गया है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मार्वल। सो इसको कंसिडर किया जाता है कि इट वॉज एक्सकावेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब इसका जो टॉप पार्ट था ये पहले एक्सकावेट किया गया था, इसके बाद में जो रॉक्स को कट करते हुए स्कल्पचर की फॉर्म देते हुए ये नीचे 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 गए थे। तो इसका टॉप पहले बनाया गया था और बेस लास्ट में। तो ये ऊपर से नीचे को बनाया गया था और इट वॉज मेड ऑफ अ सिंगल रॉक, मतलब एक ही ये बड़ी सी रॉक को काट के ये एक टेम्पल बनाया गया था जो कि ऊपर से नीचे को बनाया गया था। सो इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मार्वल। उसके बाद में रिलीजन आ गया। तो रिलीजन में वैष्णविज्म एंड शैविज्म इट फ्लरिश्ड अंडर द टाइम पीरियड ऑफ राष्ट्रकूट्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो दे मेंटेन्ड ट्रेड रिलेशनशिप विद अरब मर्चेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा सुलेमान। Then comes the literature part. Literature में they patronized both Kannada and Sanskrit literature. Amogh Varsh himself he wrote Kaviraj Marg in Kannada language. The greatest poet of Kannada literature called Pampa lived during this time period of Rashtrakuts. He is most famous for his work Vikram Arjun Vijay. Vikram Arjun Vijay. Okay. And Sakatayana he wrote Amogh वृत्ति। सो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जो उस टाइम पे लिखे गए थे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ राष्ट्रकूटास वाज इन आर्किटेक्चर, इसमें भी एलोरा और एलिफेंटा केव्स, जिसमें से एक था कैलाशनाथ टेम्पल। देन रिलीजन, जिसमें वैष्णविज्म एंड शैविज्म फ्लरिश किया। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी था, फॉर एग्जांपल विद अरब मर्चेंट्स। और लिटरेचर में यहाँ पे कन्नड़ा और संस्कृत लिटरेचर जो था वो फ्लरिश हुआ। देन वी कम ऑन टू द पालस। पालस और पाल्स, इनका जो रूल था दैट वाज फ्रॉम 8th टू 12th सेंचुरी। तो इनका जो मैप में अगर हम लोग देखें एरिया, तो दिस वाज द एरिया मेनली बंगाल और जो करंट यूपी वाला एरिया है और नेपाल वाला एरिया है। तो ये इनका मेन जो फोकस था, यहाँ पे इनकी टेरिटरी थी मेन। देयर वॉज एन एनार्की इन बंगाल आफ्टर हर्षवर्धन डेथ। हमने पढ़ा था कि जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो उनके बाद में कोई ग्रेट रूलर नहीं था। He was considered as the last great Hindu emperor of
एंशियंट इंडिया। तो जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो हर्षवर्धन के एरिया के अंडर बंगाल आता था। बंगाल हर्षवर्धन के डायरेक्ट कंट्रोल में था। हमने पढ़ा था कि दो तरह के एरियाज थे हर्षवर्धन के कंट्रोल के अंदर, डायरेक्ट और फ्यूडेटरीज वाले। तो बंगाल जो था वो हर्षवर्धन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर था। अब जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो बंगाल में एनार्की थी। एनार्की मतलब देयर वाज नो रूल एंड रेगुलेशन, कोई रूल नहीं था, एनार्की थी चारों तरफ। तो उस टाइम पे इन 750 AD गोपाल ही फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। ओके, सो गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। तो नाउ हम लोग अब पढ़ेंगे इनके रूलर्स के बारे में। तो गोपाल फाउंडेड द डायनेस्टी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे दे इंक्लूडेड धर्मपाल हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट भागलपुर इन बिहार। तो धर्मपाल वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर जो कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी इन्वॉल्व थे, और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है उसको भी ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। इसके बाद देवपाल ही डिफीटेड द राष्ट्रकूटास। ओके, तो राष्ट्रकूटास को देवपाल ने हराया था। बट जो लास्ट पावरफुल किंग थे इनके वो रामपाल थे। ओके, और उसके बाद में कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया तो उसके वजह से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। ओके, कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ पाल्स। तो इनके सिग्निफिकेंस में सबसे पहले आता है लिटरेचर पार्ट। तो लिटरेचर में जो पाला टाइम पीरियड का लिटरेचर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाला पीरियड इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ बंगाली लिटरेचर। देयर वॉज growth of Bengali language during the time period of Palas. The first Bengali literary work, that was Charyapad, it was written during the time period of Palas. The Sandhyagar Nandin, this person, he wrote Ramcharit. Okay, so because of the literary sources we can give examples like these. So because of these examples and the growth of Bengali language, the Pal period is known as the golden age of Bengali literature. Education की बात करें तो they patronized Nalanda and Vikramshila University. So they patronized both Nalanda and Vikramshila University. आर्ट की बात करें तो they started miniature paintings in India. तो मिनिएचर पेंटिंग जो छोटे साइज की छोटी पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग थी वो पाल्स ने स्टार्ट की थी इंडिया में. फॉर एग्जांपल वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस काइंड ऑफ miniature painting was started during the time period of Pals. Then comes the religion part. Religion में they are considered as the last great patrons of Buddhism. So इनके बाद में कोई बड़ा बुद्धिज्म का पेट्रन इंडिया में नहीं आया और इस्लामिक रूल स्टार्ट हो गया. तो they were considered as the last great patrons of Buddhism in India. So this was the significance of Palas. Now lastly coming on to the Pratihars. तो इनका जो टाइम पीरियड था that was from 8th to 10th century AD. तो अगर हम लोग मैप में देखें तो दिस वॉज देयर टेरिटरी. ओके, तो दिस वॉज द टेरिटरी ऑफ प्रतिहार्स और गुज्जर प्रतिहार्स. जो प्रतिहार वर्ड का लिटरल मीनिंग है दैट इज डोर कीपर. द रूलर्स दे कंसिडर्ड एपिक हीरो लक्ष्मण एज देयर हीरो. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी दे यूज्ड द सेल्फ डेजिग्नेशन प्रतिहार फॉर देयर क्लैन. तो जो इस डायनेस्टी के रूलर्स थे वो अपना सेल्फ डेजिग्नेशन मतलब अपने नाम के साथ में प्रतिहार वर्ड लगाते थे फॉर देयर क्लैन. हाउएवर क्या था कि जो उनके नेबरिंग किंगडम्स थे वो उनको गुर्जर और गुज्जर बोलते थे. सो दे वर डिस्क्राइब्ड एज गुज्जर और गुर्जर बाय सम ऑफ देयर नेबरिंग किंगडम्स. तो इसीलिए एक कंबाइंड टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं दैट इज गुज्जर प्रतिहार्स और गुर्जर प्रतिहार्स. ओके, so now coming on to the rulers. So the Pratihar dynasty was founded by Nagbhat in 730 AD. The important rulers included Vatsaraj and Nagbhat too. The most greatest and most important ruler of Pratihars was Mihir Bhoj. So Mihir Bhoj is considered to be the greatest ruler of Pratihars. Initially, he was defeated by Rashtrakutas and Palas, but later emerged victorious in Kannauj struggle. तो हमने पढ़ा था कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में अल्टीमेटली जो गुज्जर प्रतिहार्स थे दे इमर्ज्ड विक्टोरियस और इन्होंने राष्ट्रकूटास और पालास को हरा के कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले लिया था. Now Mihir Bhoj was an ardent follower of Vaishnavism and he took the title of Adi Varaha.
ही वॉज कॉल्ड किंग बोरा बाय एन अरब मर्चेंट अल मसूदी। तो अल मसूदी जो कि एक अरब ट्रैवलर थे, उन्होंने मिहिर भोज को किंग बोरा के नाम से रेफर किया था। नाउ लास्ट इज द डिक्लाइन ऑफ गुज्जर प्रतिहार्स। तो by the 11th century AD, the might of the Pratihars declined and the later रूलर्स जो थे वो भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, और साथ में जो उस टाइम पे अटैक हो गए थे बाय द महमूद ऑफ गजनी, दैट एंडेड द गुजर प्रतिहार डायनेस्टी। तो 11th सेंचुरी में जो प्रतिहार्स थे उनका डिक्लाइन हो रहा था, और ये डायनेस्टी ख़त्म कब हो गई, जब महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था। तो इसी के साथ में इंडिया में जो था, इनके आने से, जो फॉरेन इन्वेडर्स के आने से इंडिया में इस्लामिक रूल स्टार्ट हो गया था, एंड दिस इज हाउ इंडिया केम, द इस्लाम केम टू इंडिया, जो कि हम लोग मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद में हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।